हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने अपना एक टाइटल देखा जो थंबनेल के ऊपर आपको नज़र आया होगा कि भारत सरकार फेल हो चुकी है। भारत सरकार के फेल होने का मकसद ये नहीं है, या भारत सरकार के फेल करने का या फेल होने का पैमाना ये नहीं है कि वो किसी युद्ध में फेल हो चुकी है। युद्ध के अंदर तो बॉर्डर के ऊपर ये अपने जो शौर्य हमारी सेना दिखाएगी उसको हमेशा सल्यूट ही मिलेगा। वो किसी तरीके से कहीं पर भी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे आपको अपने किसी भी योगदान के अंदर, ये पक्का है। लेकिन भारत सरकार फेल होने जा रही है या भारत सरकार फेल हो चुकी है इस पोस्टर को देखकर। जी हाँ, ये पोस्टर एक व्हाट्सएप के ऊपर मुझे दिखाई दिया और उसके बाद लगातार ये जो पोस्टर है ये मेरे दिमाग में कौंध रहा था, घूम रहा था, और मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के मूड में इस टाइम पर बैठा हुआ हूँ। अगर यहाँ देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैक्स हेल्थ केयर का एक पोस्टर है। इसके अंदर आपको अजीब तरीके की या बहुत सारे इस टाइम पर वो जो स्पेसिफिकली कोविड-19 पेशेंट्स के लिए आप लोगों को दिखाई देगा कि कोविड-19 पेशेंट्स एक पैंडेमिक जिसके अंदर पूरा देश फंसा हुआ है, उस पैंडेमिक के अंदर आपके देश के अंदर जब लोगों के पास पैसा नहीं है, हालात खराब हैं, ऐसी सिचुएशन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक लिस्ट जारी, खुले तौर पर एक लिस्ट जारी कर दी कि रूटीन वार्ड जो जिसे जनरल वार्ड कहते हैं 25,090 रुपए पर डे, ट्विन शेयरिंग यानी जहां दो पेशेंट होते हैं 27,190 रुपए, रूटीन वार्ड प्लस आइसोलेशन जो भी प्राइवेट रूम होता है 30,490 रुपए, आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर 53,050 रुपए, विद वेंटिलेटर 72,550 रुपए, 72,550 रुपीज पर डे। व्हाट डज इट मीन दोस्तों? एक दिन का अगर आपका आईसीयू का खर्चा 72,550 रुपए में भी विद टैक्सेस और विदाउट टैक्सेस, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यहां पर ट्रीटेड एज हाई और सारे खर्चे ओवरऑल मिलाकर आपका पर डे का 1 लाख टू पता नहीं कितना खर्चा में भी पॉसिबल ये प्रेजेंट होगा एक कोविड-19 के पेशेंट का जिसकी बीमारी कुछ नहीं क्या है। मुझे अस्पताल से कोई मतलब नहीं है, मुझे अस्पताल की बुराई करने में कोई शौक नहीं है। हो सकता है मैक्स हेल्थ केयर जैसा ही कोई अपोलो हो सकता है कोई अपोलो हॉस्पिटल हो, कोई वेदांता हो, कोई XYZ दूसरा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इस चार्ट के अंदर सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, ये लोग जो लेना चाहें ले सकते हैं, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, आप जो करें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या एक चीज से है और वो है फेल्योर ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारे सरकार का फेल्योर, और इस सरकार के फेल्योर के साथ फेल्योर of the concept of welfare state, failure of the concept of welfare state। अब यहां पर ये जो वेलफेयर स्टेट था, जो हमारे देश का एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट था, यहां फेल हो गया। क्यों फेल हो गया कंसेप्ट कल्याणकारी राज्य का? तो दोस्तों पहले एक बार 2 मिनट के लिए इस कल्याणकारी राज्य को समझ लेते हैं, फिर आपसे इस फोटो के ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हो, कल्याणकारी राज्य की बात करते हो, जिसके अंदर हमारे देश को आजाद करवाने के लिए जितने लोगों ने संघर्ष किया, दिन रात एक किया, और जिस समाजवाद के इशारे को लेकर, जिस समाजवाद के लिए सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह तक लड़े, सब चीजें करी, क्या वो समाजवाद, क्या वो वेलफेयर स्टेट, क्या वो कॉमन मैन के लिए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं? अगर आप वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा सिंपल वे में देखेंगे, अगर आप वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा सिंपल स्टेट में देखेंगे, तो आपको यहां पर आम आदमी के लिए सरकार की 3 जिम्मेदारियां दिखाई देंगी। एक तो सिक्योरिटी ऑफ फूड, यानी आप उसे भोजन दे दो, साधारण सा तरीका है, भोजन दे दो। आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए,
अगर आप एक इंसान भूख से मर रहा है तो एक हमारी सरकारों और अंग्रेज सरकार के बीच में फर्क क्या रह गया? तब भी करोड़ों लोग भूख से मर रहे थे और आज भी अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। चलो यहां पर फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर सरकार काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या किसी को रोटी खिला देना ही उसको गरीबी से निकालने के लिए बहुत है? क्या किसी को रोटी खिला देना ही गरीबी से निकालने के लिए बहुत है? तो दोस्तों, दो चीजें और किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। लाइफ, जीवन के अंदर इंसान को दो चीजें हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूरत होती है, और उस वेलफेयर स्टेट, उस कल्याणकारी राज्य में उस इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने वाले हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए, समानता के अधिकार के लिए, हम लोगों को जो जीवन जीने का अधिकार है, उसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमें हेल्थ सिक्योरिटी देना, और दूसरा हमारे को बेसिक एजुकेशन सरकार दे। बेसिक एजुकेशन सरकार दे। हां, मैं आज अपनी इस सरकार के लिए नहीं, बड़े दुख के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान में आई हुई, चाहे वो 2 दिन के लिए, 13 दिन के लिए बनी हो, चाहे वो 13 साल के लिए, चाहे 17 साल के लिए सरकार बनी हो, हर सरकार के लिए मेरी यही शिकायत है, मेरा यही कहना है कि हमारी जितनी भी सरकारें आई वो इन दो मामलों में पूरे तरीके से 100% फेल हो चुकी हैं। वो सरकारें पूरे तरीके से यानी 100% फेल हो चुकी हैं। क्यों? साधारण सा कंसेप्ट है, सरकारों ने या उनके मंत्रियों ने या नेताओं ने या किसी ने भी, सरकार, इन लोगों ने हमारे हेल्थ पर, हमारी एजुकेशन पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या? लाला जी के पास गए कि लाला जी प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लो, और उन्होंने ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हॉस्पिटल हर जगह पर खोल कर रख दिए। लाला जी के पास गए, लाला जी स्कूल खोल लो, तो यहां पर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस खोलते चले गए। इन लोगों की साठ गांठ के चलते हमारी एजुकेशन सिस्टम का हाल आप लोग देख सकते हैं। आए दिन हमारे सामने वीडियोस आते हैं कि किसी टीचर को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, किसी टीचर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में फर्क नहीं पता, किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच का फर्क नहीं पता, किसी को यह नहीं पता कि गवर्नर कौन है, किसी को यह नहीं पता कि भारत की राजधानी कौन है, किसी को यह नहीं पता कि संविधान क्या है, किसी को अपने सिलेबस का नाम नहीं पता, उसे यह तक नहीं पता कि वो किस डेजिग्नेशन के ऊपर पढ़ा रहा है या क्या है। यकीन मानिए दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे लोग जिनको अपने बेसिक एजुकेशन नहीं पता, उनको रामधारी सिंह दिनकर के बारे में नहीं पता, उनका क ख ग पूरे नहीं आते, किताब पढ़नी नहीं आती, वो लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि एजुकेशन अच्छा होगा? जानबूझकर इस एजुकेशन को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया। अपने निकम्मे, नकारा, नालायक समर्थकों को जो सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं, उनको आगे बढ़ाया गया, और जो योग्य बहुत पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको नौकरी नहीं दी गई। नतीजा यह है, हमारा एजुकेशन सेक्टर आज के दिन बर्बाद हो चुका है। भारत सरकार यहां हार चुकी है। ये वाली सरकार, इससे पीछे वाली, उससे पीछे वाली, उससे पीछे वाली, हर सरकार हार चुकी है। क्या करेगा आम आदमी? आम आदमी के तरक्की करने के रास्ते यहां पर बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी। यहां क्रिटिसिज्म किया जाएगा और मैं करूंगा, जिसको बुरा लगेगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कहीं पे भी आके बोल देगा, आई एम चैलेंजिंग। यहां सोचकर देखिए, एक मिडिल क्लास अगर वो प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल के अंदर भेजता है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भेजता है, तो हालात ये आ जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भेजने वाले के टीचर जैसे हैं, वो आपको पता ही है। अब मां बाप अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकालकर अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने के लिए जानबूझकर उन्हें प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेजा जाता है, जहां पर स्कूल से लेकर, स्कूल की ड्रेस से लेकर, जूते चप्पल से लेकर मास्क तक बेचने की नौबत आई हुई है। ये दुकान ज्यादा है प्राइवेट स्कूल दोस्तों, कुछ नहीं है। हमारे पिता पेरेंट्स की जेब काटी जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी,
और उसके बाद हमारी जेब काट रहे हैं और आगे भी ऐसे ही हमारा शोषण करते चले जाएंगे। यानी एक ग्रुप बन चुका है, एक समूह बन चुका है जिसने भारत सरकार को हरा दिया और भारत सरकार के गुर्गों ने ही, उन सरकारों ने ही, जिनकी अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, उनके नेताओं ने ही उन्हें हराकर इस प्राइवेट एजुकेशन पर, इस एजुकेशन पर कब्जा कर लिया। और यहां तक कि अगर किसी सरकारी स्कूल के अंदर कोई सुधार हो रहा होता है तो अंदर खाते सेटिंग करके उस स्कूल के अंदर जानबूझकर घटिया या कम पढ़े लिखे या इलिटरेट टाइप के टीचर्स को भर्ती कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ताकि वहां के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लें। प्राइवेट स्कूल को सिंपल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, सीधी सीधी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सोच कर देखिएगा कि आप लोगों का तरक्की का रास्ता यहां पर कैसे रोक लिया गया। तरक्की का रास्ता यहां पर बिल्कुल सीधे साधे तौर से रोका गया। पहला स्टेप भाई सीधी सी बात है, मैं मानकर चल रहा हूं एक बच्चे की फीस 5,000 रुपए महीना एक एवरेज स्कूल जो प्राइवेट स्कूल दिल्ली के अंदर है उसमें है। किसी की 2,000 होगी, किसी की 3,000, अपनी औकात के अनुसार आप सभी भेज रहे हैं। एक 5,000 रुपए एक बच्चे की फीस है, एक इंसान के 2 बच्चे हैं, 10,000 रुपए महीना उसको अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए भेजना पड़ रहा है। 10,000 रुपए महीना को 12 से गुणा किया जाए, 1,20,000 रुपए बंदे को, उस इंसान को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना पड़ रहा है। इस 1,20,000 को अगर बच्चा 12 साल पढ़ता है तो 14,40,000 रुपए के आसपास बिना किसी ब्याज के, मोटे मोटे तौर पर बिना किसी ब्याज के 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए आप एक ऐसे व्यक्ति को या समूह को दे रहे हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है। मैंने सिर्फ फीस काउंट करी है, एडमिशन फीस काउंट नहीं करी, इस पे लगने वाला ब्याज काउंट नहीं किया, इस पे जो भी आपको क्या नाम है छोटी से बड़ी चीजें आपको खर्च करनी पड़ती है, किताबों से लेकर जुराबों तक के खर्चे, वो काउंट नहीं किए। सिर्फ फीस 15 लाख रुपए के करीब फीस दे रहे हैं, और वो भी तब जिसमें किसी तरीके का कोई ब्याज नहीं है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस का हाल, या तो यूपी, बिहार, झारखंड के अंदर तो सरकारी कॉलेजों का हाल वैसे भी बुरा हो रखा है, जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज खोल दिए गए, उसके टॉपर जिस तरीके के बिहार के टॉपर 2-3 साल पहले निकल रहे थे वो आप सबको मालूम है। यानी उसके बाद आप लोगों को जानबूझकर कहा गया कि प्राइवेट कॉलेज में जाइए, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सेटिंग करके पास हो जाएंगे अगर घटिया लेवल का है। अच्छे लेवल पर जाएंगे तो एमईटी यूनिवर्सिटी जैसे किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो एक बच्चे पर 20 लाख के करीब एक अच्छे कोर्स का खर्चा हो रहा है। एमईटी का नाम नहीं, शारदा यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग इनके खर्चे हैं, इनकी लिस्ट उठाकर देख लीजिए। अगर बीए बीकॉम कर रहे हैं तो हो सकता है सस्ते में काम चल जाए, लेकिन जहां आप महंगा कोर्स करने पहुंचे, जैसे ही इंजीनियरिंग करने पहुंचे, 15 से 20 लाख एक बच्चे का खर्चा है, यानी 40 लाख रुपए 2 बच्चों का खर्चा हो गया। मोटे तौर पर आप लोगों के 60 लाख रुपए के करीब इन लोगों ने आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को छीन लिया। यहां आपकी सरकार फेल हो चुकी है। इन लोगों ने धंधा बना लिया क्योंकि सरकार ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकारी स्कूल नहीं खोला, सरकारी कॉलेज अच्छे नहीं चलाए, सरकारी जगहों पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बाकी सारे काम किए, इन्वेस्टमेंट से लेकर ये चीजें नहीं करी। और जो लालाजी हैं, जो सेठ लोग हैं, उनको कहा कि आप चला लो। नतीजा क्या, ये लोग हमारा हर इंसान से लगभग इसी रेशियो में, कोई गरीब का है कम, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो इसी रेशियो में कम, जो बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है इससे कहीं ज्यादा आप लोगों से वसूल लेते हैं। बेसिक एजुकेशन आप लोगों की गायब है। सोचकर देखिए, एक इंसान इतना पैसा अपने बिजनेस में लगा दे तो कितना अमीर हो, और ये एक इंसान को इस पैसे का 60 लाख रुपए का 20 साल के अंदर कितना रुपया मिलेगा, ब्याज वगैरह लगा के जो बैंकिंग सेक्टर से हैं वो आप लोगों को बता देंगे। इस 60 लाख रुपए को अगर ब्याज के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा तो हो सकता है आपका 2 करोड़ रुपया हो, या उससे भी कहीं ज्यादा हो। मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, सॉरी, मैं इतना मैथमेटिक्स नहीं जानता, मैं सीधी सीधी कैलकुलेशन जान रहा हूं। एक इंसान के पास बुढ़ापे के अंदर इतना पैसा बचा हुआ हो, इतना पैसा अगर एक इंसान के पास बुढ़ापे के लिए बचा हुआ हो तो क्या वो जिंदगी में हारेगा?
कभी नहीं हारेगा। लेकिन आपकी सरकार यहां फेल है, भारत पूरा फेल है, भारत हार चुका है। इसलिए बेसिक एजुकेशन आप लोगों को नहीं है, अच्छे इंजीनियर सरकारी स्कूल से नहीं निकल पा रहे, एक्सट्रीम लेवल पर बहुत बुरे हालात हैं, बच्चों को पढ़ना तक नहीं आ रहा। नतीजा ये, वो गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। माना फिर भी आप में से बहुत से लोग आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं। ये सब झेलने के बाद भी एक और ऐसे ग्रुप बैठा हुआ है, एक ऐसा समूह बैठा हुआ है जो घात लगाए बैठा है इस फोटो के अंदर। अगर कोरोना हुआ, ये तो कोरोना के चक्कर में सबके सामने आ गया। ऐसे हर हॉस्पिटल के लिए है, ये तो कोरोना के चक्कर में सामने आ गया। मैं यहां किसी एक हॉस्पिटल की बुराई नहीं कर रहा, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सारे यही कर रहे हैं। हमारी सरकार फेल हो चुकी है। सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार हमसे सारे काम करती है, तो वो सब चीजें हॉस्पिटल खोलने की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मामले को फंसा के रख दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मामले को फंसा के रख दिया। लाला जी को कहा कि लाला जी आप प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल कहता है अच्छा खोल लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसे मौका मिला हुआ है, मौका मिल गया कोविड के नाम पर कि आप ये देखिए भर भर के पेशेंट आएंगे। अब अगर पेशेंट भर भर के आएंगे, सरकारी में आप जा नहीं सकते, क्योंकि सरकारी की फोटोएं दिल डरा देने वाली हैं, हिला देने वाली हैं। सरकार की फोटोएं सरकारी हॉस्पिटल से जिस तरीके से आ रही हैं कि एक बेड पे 3 पेशेंट लिटा रखे हैं, जिनमें से हो सकता है 2 डेड हो या 1 डेड हो। कैसे ठीक होके आओगे आप? सरकार फेल है। इस चीज का फायदा उठाने के लिए लाला जी है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल लिस्ट लगा दी है सामने कि हमारे पास जान बचाने आना है तो अपनी जायदाद हमारे नाम कर दो। शुक्र मनाओ वहां ये नहीं लिखा कि जायदाद हमारे नाम कर दो, ये जरूर लिख दिया कि इतना पैसा लेंगे, इतनी जायदाद है तो आ जाओ, वरना बाहर का रास्ता है, हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं, हम तो धंधा करने बैठे हुए हैं। यहां आपकी सरकार फेल है। क्या लड़ेंगे हम बॉर्डर पर? क्या तरक्की करेगा एक इंसान जब 40 के बाद उसका शरीर जवाब देने लग जाता है, 50 के बाद वो बीमार होने लग जाता है, और जब उसको जान बचाने पूरे जिंदगी देश के लिए टैक्स भर रहा है, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर खर्च कर चुका है, बड़ी मुश्किल से वो कुछ बचा के बैठा हुआ होता है। रही सही कसर ये हेल्थ सिक्योरिटी के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स छीन लेते हैं। गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं। मेरा ये पूरा वीडियो पूरा फोकस हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने सारी डेवलपमेंट करी। और सभी गवर्नमेंट्स कटघरे में हैं, सभी सरकारें कटघरे में हैं कि हमारे सिस्टम को इतना बुरे सिचुएशन में क्या किया कि आज के दिन एक अनजाना हमला हमारे देश पर होता है। एक अनजाना हमला हमारे देश पर होता है, पेंडेमिक का, जिसे आप कोविड-19 कह रहे हैं, इसका अनजाना हमला होता है। हमारी जनता के पास ऑप्शन नहीं है। आपने प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किए। ठीक है, हम चाइना से लड़ने जा रहे हैं, पूरे देश का हर व्यक्ति उसके साथ, आपकी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, उसके विरोध में खड़ा हुआ है। आप बायकॉट चाइना की बात कर रहे हैं। क्या बायकॉट चाइना करने के लिए आप लोगों ने हमें शिक्षा दी? क्या उस बायकॉट चाइना करने के लिए क्या आप लोगों ने हमें हेल्थ सिक्योरिटी दी? क्या ये दोनों चीजों के बगैर हम बायकॉट चाइना कर सकते हैं? क्या इन दोनों चीजों के बगैर बायकॉट चाइना पॉसिबल है? जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी, हमारे पास हॉस्पिटल्स ही नहीं होंगे, हमारे पास पूंजी ही नहीं होगी, हमारी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा या तो ये सेठ जिसने हॉस्पिटल खोला हुआ है या वो सेठ जिसने स्कूल खोला हुआ है उसके पास चला जाएगा, तो क्या कोई टैलेंटेड इंजीनियर अपना नया सेटअप लगा पाएगा? क्या कोई टैलेंटेड और MBA अपनी कोई और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर पाएगा? क्या कोई टैलेंटेड बंदा अपनी स्किल्स को अपने लिए इस्तेमाल कर पाएगा, या फिर वो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशन की लिए भागता फिरेगा और कमा कमा के तुम्हारे इन सेठों के लिए मर जाएगा?
कमाते कमाते इन सेठों के लिए मर जाएगा। हमारी सरकार फेल हुई है, बिल्कुल फेल हुई है हमारी सरकार। हमारी सरकार का सबसे बुरा सिचुएशन यही है। हां, भारत सरकार हार गई है, इस फ्रंट पर हार गई है क्योंकि उसके हॉस्पिटल्स के अंदर एक हॉस्पिटल पे 2 से 3 डेड बॉडीज दिखाई दे रही हैं। हाथ खड़े कर चुके हो आप लोग, और आपका कोई लगाम नहीं है इस प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर, किसी तरीके का कोई लगाम नहीं है। हो सकता है मेरे को बहुत सारे गालियां बकने वाले ये कहेंगे कि सर इस कोविड-19 के केस के अंदर तो हर दुनिया का हर देश फेल है। गलत सोच रहे हैं आप, हर देश फेल है। हर देश फेल इसलिए हुआ, हर देश फेल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शुरू में समय रहते उन सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं किया। आप इसलिए फेल हो, आपने कंट्रोल भले ही कर लिया, शुरू में लॉकडाउन कर लिया, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का इतना कामयाब नहीं था कि आप थोड़े से पेशेंट बढ़ते ही हॉस्पिटल्स के अंदर डेड बॉडीज नजर आनी शुरू हो जाए। यह प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज मिलनी शुरू हो जाएं। दोनों के फेल्योर में फर्क है। दुनिया के फेल होने से आप नहीं बच सकते क्योंकि आप लोगों की भी तैयारी उतनी नहीं थी, हॉस्पिटल्स उतने नहीं थे। दिल्ली को तो हम फिर भी ठीक बता सकते हैं, बाकी स्टेट्स में अपने हाल पूछ कर देखो। बाकी स्टेट्स के अंदर एजुकेशन का हाल देखो, कहां से निकलेंगे अच्छे डॉक्टर्स, कहां से निकलेंगे अच्छे इंजीनियर्स। जब आप बायकॉट चाइना का स्लोगन दे रहे हो तो क्या आपके पास अच्छे इंजीनियर हैं? क्या आपके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं? क्या आपके पास अच्छे साइंटिस्ट हैं? क्या आप लोगों के पास, और जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, क्या उनको आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने के लायक छोड़ा है? उसकी सारी जमा पूंजी तो आपने, ये इतने सारी जिम्मेदारियां आपने उस व्यक्ति के सर पे लाद दी हैं कि वो पहले अपने बच्चों को पढ़ाए या बिजनेस देखे, पहले वो अपने बच्चों को पढ़ाए या पहले अपनी हेल्थ को देखे या बिजनेस देखे। इसीलिए फिर उसके बाद कोई ना कोई आके, जो बड़ा अपने आप को स्कॉलर कहता है, वो आके कहता है कि इंडिया के लोगों के अंदर बिजनेस स्किल्स नहीं है, वो हमेशा जॉब की तरफ भागते हैं। हम लोग इतनी इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि जॉब की तरफ ना जाएं तो क्या करें बताइए जरा। हम लोग इतनी इनसिक्योरिटी में रहते हैं, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी में रहते हैं लाइफ की, हमारे को सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती तो तरक्की कहां से करेंगे? जवानी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में निकल गया, उसके बाद जो बचत है उसका मैक्सिमम हिस्सा हॉस्पिटलों ने ले लिया। रोटी खाने तक के लाले पड़ जाते हैं लोगों को लास्ट में। फिर उसके बाद क्या, कैसे उम्मीद की जाएगी कि कोई इंसान रिस्क लेगा? फिर उसके बाद हमारे अंदर, इंडियंस के अंदर कमी निकालने की कोशिश की जाती है कि भाई इंडियंस के अंदर रिस्क लेने की कैलिबर नहीं है। कहां से होगा बताइए जरा, सिर्फ इतना बता दो, वो रिस्क कहां से लेगा? क्या कोई चांस है रिस्क लेने का? यही कारण है, बार बार कहूंगा, यहां भारत हार गया है, यहां भारत सरकार हार गई है। इन 2 सेक्टर्स के अंदर पहली बार समझ में आया कि हम हारे हुए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए एक लिस्ट है जो एक हॉस्पिटल ने बना रखी है और ये लगा रखी है। इस लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने कह रखा है, हिम्मत है, ताकत है, औकात है तो जिंदा रहो, वरना हॉस्पिटल के तीसरा पेशेंट आप नहीं हो सकता है, किस्मत हुई तो तीसरा पेशेंट हो, वरना वो डेड बॉडी, 2 डेड बॉडीज में से एक आप हो। आप नहीं तो आपका रिश्तेदार है। दोस्तों, भारत हार चुका है, सॉरी कह रहा हूं, भारत हार चुका है।